Hello everyone. Welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of science and technology. Now our period of reference for this particular lecture shall be 16th of January to 22nd of January. यानी कि 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द टॉपिक्स वी शैल कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स में. ऑलराइट, टॉपिक्स टू बी कवर्ड. सबसे पहले अभी रिसेंटली न्यूज आई है विद रिस्पेक्ट टू शुक्रयान. अब शुक्रयान क्या है? जैसे मंगलयान था हमारा मार्स मिशन, वैसे ही हमारा वीनस प्लैनेट का एक मिशन है जिसका नाम है शुक्रयान. तो उसके बारे में बात करेंगे. देन अभी रिसेंटली रिसर्चर्स ने कुछ काम करा है पैन ट्रांसक्रिप्टोम पे. नाउ पैन जीनोम क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है, इसके बेसिक्स हमें पता होने चाहिए, तो हम वो कवर करेंगे. देन अभी रिसेंटली एक डिस्कवरी हमने करी है यूजिंग जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जो पुणे में ही है हमारा टेलीस्कोप, तो इसके बारे में बात करेंगे. देन अभी हबल स्पेस टेलीस्कोप का जो सक्सेसर था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, उसने एक एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है. नाउ एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं, हबल स्पेस टेलीस्कोप या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या था वो तो हम कर चुके हैं, पर ये एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं और ये जो एक्सोप्लैनेट हमें मिला है ये कैसा है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं वो हम डिटेल में कवर करेंगे. एंड देन इन दी एंड, जैसा कि हमेशा होता है, आई गिव यू सर्टेन क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देने हैं. ऑलराइट, तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद शुक्रयान. ऑलराइट, तो शुक्रयान से रिलेटेड क्या न्यूज आई है? वीनस मिशन है ये हमारा. व्हाट इज इन द न्यूज? सो इसरोज वीनस मिशन शुक्रयान 1 में बी पोस्टपोन टू 2031. इसने लॉन्च होना था 2023 में, पर अब बिकॉज हमारी कुछ प्रेपरेशंस में कमी आ गई है, इसीलिए अब हम इसे पोस्टपोन कर रहे हैं 2031 में. अब आप सोच रहे होगे प्रेपरेशन में कमी आ गई है तो 2024 में लॉन्च कर देते, 2025 में लॉन्च कर देते, पर ऐसा नहीं है. एक स्पेसिफिक विंडो होती है जब आप वीनस के लिए मिशन लॉन्च कर सकते हो. आपके स्टार प्लैनेट्स की अलाइनमेंट, ऑर्बिट्स की अलाइनमेंट, अर्थ की अलाइनमेंट और वीनस की अलाइनमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे वीनस तक आपका मिशन पहुंच जाए. तो वो अब जो अलाइनमेंट है ना वो अब अगले 7-8 साल बाद ही आएगी. राइट, इसीलिए 2024, 25 या 26 को हम लॉन्च नहीं कर रहे. 2023 में विंडो थी और अब नेक्स्ट विंडो 2031 में आएगी. इसरोज वीनस मिशन वॉज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड इन December 2024. आई एम सॉरी, 2024 में लॉन्च होना था. Both the US and European space agencies have Venus missions planned for 2031. तो और स्पेस एजेंसीज भी वीनस के लिए मिशन प्लान कर रही हैं. नासा की है वेरिटास मिशन है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है एनविजन. ISRO had originally planned to launch Shukrayan 1 in the mid of 2023, but the pandemic pushed the date to December 2024. Other ISRO missions, आदित्य L1 ये हमारा सोलर मिशन है, चंद्रयान 3 ये भी डिले हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस. नाउ न्यूज में और क्या था? ऑप्टिमल लॉन्च विंडोज फ्रॉम अर्थ टू वीनस अकर वंस अराउंड एवरी 19 months. हर 1.5 साल के बाद ही आपको प्रॉपर एक विंडो मिलती है जिसमें आप वीनस मिशन लॉन्च कर सकते हो. दिस इज व्हाई इसरो हैज बैकअप लॉन्च डेट्स इन 2026 एंड 28 शुड इट मिस द 2024 अपॉर्चुनिटी. पर अब 2031 ही कह दिया इन्होंने. But even more optimal windows which further reduce the amount of fuel required at the liftoff come around every 8 years. देखो, एक तो ऑप्टिमल है, एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया विंडो होती है, वो हर 8 साल में ही आती है. तो एक तो विंडो होती है जो हर 1.5 साल में आती है, पर हर 8 साल में आने वाली जो विंडो है वो तो बेस्ट है, उसमें कम से कम फ्यूल लगता है आपका. राइट नाउ 2031 विंडो इज कंसिडर्ड वेरी गुड बाय द एक्सपर्ट्स, इसीलिए 2031 आपने सोचा है. ऑलराइट, नाउ ये देख लेते हैं शुक्रयान 1 में था क्या इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे. शुक्रयान विल बी एन ऑर्बिटर मिशन. तो जो आपका शुक्रयान मिशन है ये ऑर्बिटर मिशन है, यानी कि वीनस पे कुछ लैंड नहीं करवा रहे हो आप, एक सैटेलाइट सी भेज रहे हो जो वीनस के अराउंड चक्कर लगाएगी, ऑर्बिटर. दैट विल स्टडी द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. अब ये क्या इसे किस लिए भेजा जा रहा है? एग्जामिन वीनस सरफेस डिस्पाइट द क्लाउड्स अराउंड द प्लैनेट व्हिच लोअर्स विजिबिलिटी. वीनस का जो सरफेस है उसे चेक करना है.
मिशन इज एक्सपेक्टेड टू स्टडी वीनस जियोलॉजिकल एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। वीनस पे जियोग्राफिकल फॉर्मेशंस, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस जैसे माउंटेन्स, प्लेटोज वगैरह वो एग्जामिन करना है, वॉल्केनिक एक्टिविटी एग्जामिन करनी है, विंड स्पीड, क्लाउड कवर, क्लाइमेटोलॉजी देखनी है वहां की। अच्छा, शुक्रयान आपने भेजना था GSLV Mark 3 रॉकेट पे। अब हम जानते हैं GSLV Mark 3 रॉकेट कौन सा है, तो उस पे भेजना था। मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? इन्वेस्टिगेशन ऑफ सरफेस प्रोसेसेस एंड शैलो सबसर्फेस स्ट्रेटियोग्राफी, यानी कि रॉक लेयर्स। देखो, स्टडिंग ऑफ रॉक लेयर्स को हम कहते हैं स्ट्रेटियोग्राफी, ठीक है। जैसे कि सरफेस को स्टडी करने को हम ज्योग्राफी कहते हैं, वैसे ही रॉक लेयर्स को स्टडी करने के लिए स्ट्रेटियोग्राफी कहते हैं, तो वो करना था। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड डायनेमिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वेनुसियन एटमॉस्फेयर चेक करना है आपने। इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोलर विंड इंटरैक्शन विद वेनुसियन आइनोस्फेयर, जैसा कि आप जानते हो ना, हमारा एटमॉस्फेयर बना है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, है ना। तो वीनस का जो आइनोस्फियर है उसकी क्या इंटरैक्शन है सोलर फ्लेयर से, सोलर विंड से। टू लर्न हाउ अर्थ लाइक प्लैनेट्स इवॉल्व एंड व्हाट कंडीशंस एग्जिस्ट ऑन अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट्स, ठीक है। अगर आपको सोलर सिस्टम के बाहर कोई प्लैनेट मिल जाता है तो उस पे क्या कंडीशंस होनी चाहिए अर्थ जैसा बनने के लिए, क्योंकि वीनस का साइज अर्थ जैसा ही है। It will help in modeling Earth's climate and serves as a cautionary tale on how dramatically a planet's climate can change. देखो, आपको पता है वीनस ना आपके सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है। डिस्पाइट द फैक्ट कि मरकरी सन के सबसे करीब है, फिर भी मरकरी से भी ज्यादा हॉट है वीनस। क्यों? क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही इतनी है कि वहां पे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक तरह से आपने ये स्टडी करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस से प्लैनेट के क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट होता है, वो वीनस को स्टडी करके आप बता पाओगे। चलो, अब शुक्रयान हमने देख लिया, पर वीनस के बारे में कुछ खास बातें आपको पता होनी चाहिए। क्यों हम वीनस को ही स्टडी करना चाहते हैं? वीनस में ऐसे क्या स्पेशल फीचर्स हैं जिसकी वजह से वीनस को इसरो स्टडी करना चाहता है? तो वीनस के स्पेशल फीचर्स, इट इज द सेकेंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर मून। मून के बाद, सन और मून के बाद सबसे ज्यादा नाइट स्काई में अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखता है तो वीनस है, यानी कि ब्राइट है। अनलाइक अदर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, वीनस एंड यूरेनस स्पिन क्लॉकवाइज ऑन देयर एक्सिस। जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अर्थ भी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, सिर्फ यूरेनस और वीनस क्लॉकवाइज घूमते हैं। वीनस हैज 90 टाइम्स द एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑन अर्थ। अर्थ पे जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके 90 टाइम्स है वीनस पे। इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट बिकॉज द हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच वर्क्स टू प्रोड्यूस एन इंटेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, वीनस को एक रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन है, वो कंप्लीट करने में लग जाते हैं 243 डेज। यानी कि अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में एक दिन लगता है ना, 24 घंटे, वीनस को 243 अर्थ डेज लग जाते हैं। और वीनस को सन के अराउंड चक्कर लगाने में 224 डेज लगते हैं। यानी कि अगर आप वीनस पे हो तो दिन बड़ा है साल से, है ना। एक साल में अर्थ पूरा चक्कर लगा लेती है सन का, और एक दिन में अर्थ पूरी घूम जाती है। वीनस को जितना घूमने में टाइम लगता है वो ज्यादा है किससे? वीनस को जब सन के अराउंड चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो वीनस को जितना टाइम लगता है सन के अराउंड चक्कर लगाने में, उससे ज्यादा टाइम उसे घूमने में लग जाता है। तो इट्स टाइम ऑफ रोटेशन इज मोर देन टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। Venus has been called Earth's twin because of the similarities in their masses. दोनों का मास सिमिलर सा है, साइज सिमिलर है, डेंसिटी एंड देयर सिमिलर रिलेटिव लोकेशंस इन द सोलर सिस्टम। No planet approaches closer to Earth than Venus. Venus अर्थ के सबसे ज्यादा करीब है। At its nearest, it is the closest, largest body to Earth other than Moon. तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए with respect to Venus. Alright, now let's move on to the next news item, which is pan-transcriptome. अब पैन ट्रांसक्रिप्टोम क्या है? देखो, एक होता है पैन जीनोम, एक होता है ट्रांसक्रिप्टोम। ठीक है, इन दोनों को अगर आप मिला दो तो बन जाता है पैन ट्रांसक्रिप्टोम। अब आपको पता होना चाहिए जीनोम क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, तभी हम इस न्यूज को समझ पाएंगे, है ना। तो फटाफट से इधर आ जाओ। देखो, बेसिकली जीनोम क्या होता है, जीन क्या होता है, आपका डीएनए क्या होता है।
डीएनए एक वो चीज है आपकी बॉडी में जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है कि आप कैसे होगे, आपकी कितनी हाइट होगी, कितना वेट होगा, आपकी आंखों का कलर क्या होगा, आपके स्किन का कलर क्या होगा, जो कुछ भी आपके बारे में फिजिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है ना, वो सारे आपके डीएनए में है। ठीक है, तो ये होता है आपका जीनोम और ये बना होता है डीएनए का। अब आपकी बॉडी में ना सारी इंफॉर्मेशन है कि आपकी हाइट कितनी होगी, आपकी बिल्ड कैसी होगी, ये सारी चीजें डीएनए में है। अब जब आप छोटे होते हो ना, आपका डीएनए ना सिग्नल देने लग जाता है आपकी बॉडी को कि इस बंदे की हाइट लंबी होनी है, तो इसीलिए हार्मोन सिक्रीट करो, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करो। जैसे कि क्या होता है, आपकी हाइट पता है क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब आप छोटे होते हो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से आपकी हाइट बढ़ती जाती है। अब आप में कितना ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा ये डिपेंड करता है आपके डीएनए में। अब डीएनए आपकी बॉडी को कैसे बताता है कि इसमें इतना ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करो क्योंकि इसकी हाइट यहां तक पहुंचानी है हमने? डीएनए कैसे बताता है? देखो, डीएनए रिलीज करता है आरएनए। तो डीएनए बेसिकली क्या है? आपकी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन। अब आपकी बॉडी कैसी होगी एज पर डीएनए की इंफॉर्मेशन, उसके लिए डीएनए को मैसेज देना पड़ेगा ना आपकी बॉडी को, है ना, कि इस इंसान का स्किन कलर ऐसा होगा। मान लो ये है डीएनए में, तो आपके स्किन कलर को उस पर्टिकुलर चीज के लिए होने के लिए डीएनए को मैसेज भेजना पड़ेगा आपकी बॉडी को कि इसमें ये पिगमेंट्स प्रोड्यूस करने लग जाओ ताकि इसका स्किन कलर ऐसे हो। मेक सेंस? तो डीएनए सारी इंफॉर्मेशन रखता है और इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है बॉडी तक थ्रू आरएनए। ठीक है, तो लेट्स सपोज आपका स्किन कलर, मान लीजिए, आपको पता है ना आपका स्किन कलर डार्क पता है क्यों होता है? क्योंकि आपके स्किन में एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं मेलेनिन। अगर आपके अंदर मेलेनिन ज्यादा है आपका रंग पक्का होता जाएगा, और अगर आपके अंदर मेलेनिन कम है तो आप ज्यादा गोरे होगे, ठीक है, वाइट हो गए। क्लियर ना? आपके अंदर कितना मेलेनिन होना चाहिए वो डीएनए बताएगा। और डीएनए कैसे बताएगा? डीएनए ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स भेजेगा जिसकी वजह से बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि इतना मेलेनिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दो। ठीक है, तो आरएनए गया आपकी बॉडी तक, डीएनए में इंफॉर्मेशन थी, उसने आरएनए के थ्रू मैसेज भेज दिया। ठीक है, मैसेज जैसे आप लगा दो ये पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्टमैन है आरएनए। ठीक है, अब इसने आपकी बॉडी को इंफॉर्मेशन दे दी कि इतना मेलेनिन प्रोड्यूस करो, तो आपकी बॉडी उतना प्रोटीन, मेलेनिन भी प्रोटीन ही है, तो आपकी बॉडी उतना मेलेनिन प्रोड्यूस करने लग जाएगी जिसकी वजह से आपका एक स्किन कलर आ जाएगा। क्लियर ना? आपके बॉडी में जितना भी डीएनए है उसे हम कहते हैं जीनोम। आपकी बॉडी में जितने भी टाइप्स के आरएनए हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोम। तो जितना डीएनए है वो है जीनोम, जितना आरएनए है वो है ट्रांसक्रिप्टोम, और जितने आरएनए के मैसेजेस की वजह से जितने प्रोटीन्स बनेंगे आपकी बॉडी में, मेलेनिन बनेगा, ग्रोथ हार्मोन बनेगा, टेस्टोस्टेरॉन बनेगा, ये सारे प्रोटीन्स जितने भी आपकी बॉडी में बनेंगे उसे कहते हैं प्रोटियोम। और प्रोटीन्स बनने की वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स बन रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटाबोलोम। क्लियर? मेक सेंस? तो जितना आपका जो भी डीएनए है उसे कहते हैं आपका जीनोम, जितना भी आपका आरएनए है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोम, और आपकी बॉडी में जितने टाइप के प्रोटीन्स बन रहे हैं उसे कहते हैं प्रोटियोम। ये याद रखना बस। ठीक है, अब पैनजीनोम क्या होता है? देखो, आपकी बॉडी में जो जो डीएनए है उसे हम आपका जीनोम कहेंगे, पर आपकी जो स्पीशीज है, ह्यूमन स्पीशीज, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डीएनए हैं। सारे डीएनए अगर आप मिक्स कर दो, ऐड कर दो, तो उसे बोलेंगे पैनजीनोम। याद रखना, मेरा डीएनए जो है सारा, उसे तो मैं जीनोम कहूंगा, पर सारी इंडियंस का जितना भी डीएनए होगा, क्योंकि मेरा डीएनए अलग है, बाकी इंडियंस का अलग अलग डीएनए होगा, सबका डीएनए ऐड कर दो तो उसे आप बनाओगे पैनजीनोम। पैनजीनोम बनाने के फायदे क्या हैं? इससे आपको पता चल जाता है कि इंडियंस के क्या क्या डिफरेंट फीचर्स हैं। कुछ इंडियंस ऐसे डीएनए वाले हैं, कुछ इंडियंस ऐसे डीएनए वाले हैं, तो पैनजीनोम। सिमिलरली मेरे अंदर है ट्रांसक्रिप्टोम, सारे आरएनए, पर ह्यूमन स्पीशीज के जितने भी ट्रांसक्रिप्टोम्स हैं सबको आप मिला के बना दो तो बनेगा पैन ट्रांसक्रिप्टोम। ठीक है, इससे रिलेटेड रिसर्च हुई है। मेक सेंस? अब आपको बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब हम आते हैं न्यूज पे। Deciphering how and which of an individual's genes switch on and off involves mapping their RNA landscape, that is transcriptome, to a standard reference.
However, such reference templates are frequently themselves short on information and impede understanding of the gene function. देखो, मेरा ट्रांसक्रिप्टोम अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है. अगर मुझे स्टडी करना है कि ह्यूमंस में किस किस टाइप के ट्रांसक्रिप्टोम होंगे, तो सिर्फ मेरे अकेले ट्रांसक्रिप्टोम से बात नहीं बनेगी या आपके अकेले ट्रांसक्रिप्टोम से बात नहीं बनेगी. पूरी ह्यूमैनिटी के अगर फीचर्स आपने देखने हैं तो सबके ट्रांसक्रिप्टोम ऐड करने पड़ेंगे और बनाना पड़ेगा पैन ट्रांसक्रिप्टोम. ठीक है. Recently, researchers at University of California, Santa Cruz have proposed a pan transcriptome which combines transcriptome and pan genome. तो जो pan genome है, हर जीनोम के डिफरेंट RNA ट्रांसक्रिप्टोम है, सबको ऐड कर दिया. तो pan genome plus transcriptome में gives pan transcriptome. अब ट्रांसक्रिप्टोम की क्या डेफिनेशन है मैंने आपको बता दिया, सारे आरएनए मिला के ट्रांसक्रिप्टोम बनते हैं. पैन जीनोम की क्या डेफिनेशन है मैंने आपको बता दिया, सारे जीनोम मिला के जो बनाते हैं सबके जीनोम्स पैन जीनोम. ठीक है, ये हमने कर ही लिया है. बस इतना ही इस न्यूज में था इंपॉर्टेंट. अब बस हमें यह जानना है कि पैन ट्रांसक्रिप्टोम बना क्यों रहे हैं, इसके यूजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है. डिस्कवरी ऑफ न्यू जीन्स. A pan transcriptome can be used to identify novel genes that may have not been detected through traditional genome sequencing methods. मेरे अगर सारे जीनोम आपने सीक्वेंस कर दिया तो उससे आपको पूरी ह्यूमैनिटी का पता नहीं चलेगा, है ना. क्या पता आपके अंदर डिफरेंट फीचर्स हो डीएनए आरएनए में, मेरे अंदर डिफरेंट हो, तो हमें सबका ऐड करना पड़ेगा ताकि हमें डिफरेंट डीएनए स्ट्रैंड्स के बारे में पता चल जाए. ठीक है. तो नए जीन्स की डिस्कवरी. रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन. जीन एक्सप्रेशन का मतलब पता है क्या होता है. सपोज मेरा एक जीन है जिसकी वजह से मुझे लंबी हाइट मिलेगी, तो मेरा जो जीन है वो तो जीन है और लंबी हाइट होगा जीन एक्सप्रेशन. सपोज मेरा एक ऐसा जीन है जिसकी वजह से मेरा स्किन कलर डार्क होगा, तो वो जीन हो गया जीन, और जो मेरा डार्क स्किन कलर है वो हो गया उस जीन का एक्सप्रेशन. So the pan transcriptome can change in response to environmental or physiological conditions and it plays a key role in regulating gene expression. कि environment का क्या impact पड़ता है gene expression पे. कई बार ऐसा होता है बंदे के DNA में तो ऐसा है कि उसका skin color बहुत dark होगा, पर environmental conditions ऐसे हो गई कि अब उसका skin color इतना dark नहीं हुआ. तो environment की वजह से gene expression में क्या क्या changes आते हैं ये पता चलेगा. कैरेक्टराइजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, वो तो है ही है. सबका जीन्स आप उठा लोगे तो आपको डाइवर्सिटी पता चल जाएगी डिफरेंट जीन्स की. तो ये बेनिफिट्स हैं इसके. दैट्स इट. क्लियर. चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज आइटम पे, विच इज जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप. ऑलराइट. अब ये न्यूज में क्यों था. Astronomers from McGill University in Canada and the Indian Institute of Science in Bangalore have used data from Giant Meter Wave Radio Telescope in Pune to detect a radio signal originating from atomic hydrogen in an extremely distinct galaxy. ठीक है, बहुत दूर एक गैलेक्सी है, वहां से आपको अटोमिक हाइड्रोजन के सिग्नल्स मिले हैं, रेडियो सिग्नल्स. अब अटोमिक हाइड्रोजन पता क्या है. अटोमिक हाइड्रोजन इज द बेसिक फ्यूल फॉर स्टार फॉर्मेशन. जो स्टार्स है ना वो शुरुआत में हाइड्रोजन के बने होते हैं, हाइड्रोजन कंबाइन कर करके स्टार बनता है, तो इट इज द बेसिक फ्यूल ऑफ स्टार फॉर्मेशन. अब आपको बहुत दूर गैलेक्सी में एटॉमिक हाइड्रोजन के सिग्नल्स मिले हैं, राइट. अब आपको पता होना चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया कि स्पेस में जितना दूर आप देखोगे आप उतना ही टाइम में पीछे देखोगे. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बहुत दूर गैलेक्सी को देखा है. नाउ वो गैलेक्सी इतनी दूर है कि उस गैलेक्सी से लाइट को यहां तक पहुंचते पहुंचते ही कई करोड़ साल लग गए. तो मुझे आज जो गैलेक्सी दिख रही है वो है करोड़ साल पहले की गैलेक्सी, क्योंकि लाइट को ही वहां से पहुंचते हुए बहुत ज्यादा टाइम लग गया. तो आप जितना दूर देखते हो स्पेस में आप उतना ही टाइम में पीछे देख रहे हो, राइट. ना ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन के सिग्नल्स मिले हैं ना स्टार फॉर्मेशन में, ये बहुत दूर की गैलेक्सी के मिले हैं, और जितनी दूर वो गैलेक्सी थी हम उतना ही टाइम में पीछे देख रहे हैं. ये जो गैलेक्सी थी ना ये इतनी दूर थी कि आपको पता चलता है कि आप इतने पीछे चले गए टाइम में कि ये अर्ली फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स के टाइम की गैलेक्सी है. जब यूनिवर्स नया नया बना था ना तब की गैलेक्सी है, तभी आपको एटॉमिक हाइड्रोजन मिल गया. ठीक है, और एटॉमिक हाइड्रोजन मिल गया तो आप ना देख पा रहे हो कि गैलेक्सीज बनती कैसे हैं, ये ढूंढा इन्होंने.
The astronomical distance over which such a signal has been picked up is the largest so far. This is also the first confirmed detection of strong lensing of 21 centimeter emission from a galaxy. इस पॉइंट को करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दो. The signal detected by the team was emitted from the galaxy when the universe was only 4.9 billion years ago. आज यूनिवर्स की एज है 13.8 बिलियन ईयर्स. तो जब यूनिवर्स 4.9 बिलियन ईयर्स का था, तब की गैलेक्सी है, अर्ली स्टेजेस हैं. अब ये जो आपने ढूंढा है ना सिग्नल, रेडियो सिग्नल, ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग के थ्रू आप तक पहुंचा है. अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है देखना. देखो लेंसिंग क्या होती है. जब भी लाइट किसी एक मीडियम से, किसी क्यूब से पास कर रही होती है, तो आपने देखा होगा लाइट बेंड कर जाती है ना. तो जब आप पानी के अंदर देखते हो तो आपको फ्लोर कई बारी थोड़ा ऊंचा दिखता है, क्योंकि पानी के अंदर से जो लाइट है, फ्लोर से जो लाइट निकल रही है, वो जब बाहर निकलती है लाइट तो बेंड हो जाती है. जब भी लाइट के मीडियम्स चेंज होते हैं ना, तो लाइट बेंड हो जाती है. लाइट ऐसे जा रही है, बेंड होएगी और यहां पे जाएगी. तो यहां पे अगर मेरी आंख है तो मुझे ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहां नहीं दिखेगा, मुझे ऑब्जेक्ट दिखेगा यहां पे, है ना. लेंसेज चेंज कर देते हैं ना चीजें, कई चीजें आपको बड़ी दिखती हैं, कई छोटी दिखती हैं, क्योंकि लाइट को बेंड करता है ना. ना ये काम लेंसेज ही नहीं करते. कई बार यूनिवर्स में ये काम ऑलरेडी हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है. क्यों? क्योंकि जिस जगह की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी ना, वो लाइट को भी बेंड कर देता है. मान लो लाइट सीधी जा रही है, पर एक आपको ना बहुत बड़ा स्टार दिख जाता है. जब लाइट जा रही है तो वहां लाइट निकल रही है और रास्ते में उसके बहुत बड़ा स्टार है. स्टार की इतनी ग्रेविटी है कि वो लाइट की रेज को बेंड कर देगा. और जैसे ही वो लाइट की रेज को बेंड करेगा, तो वो लाइट जब हम तक पहुंचेगी तो वो सेम ही फिनोमिना दिखा रही है जैसे जो लेंस दिखाता है ना. मान लो यहां पे लेंस नहीं पड़ा हुआ था, यहां पे एक बहुत हाई ग्रेविटी का कोई ऑब्जेक्ट था, लाइट निकल रही थी, उसने उस लाइट को बेंड कर दिया, राइट. तो ये जो लेंसिंग का फिनोमिना हो रहा है, लेंस जो काम करता है लाइट को बेंड करता है. तो जब लाइट बेंड होती है ग्रेविटी की वजह से, तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग. बस. It is a phenomena in which light emitted by the source is bent due to the presence of another massive body, such as an early type elliptical galaxy, between the target galaxy and the observer. एक गैलेक्सी से लाइट आ रही थी हम तक, बीच में एक और गैलेक्सी थी जिसने लाइट को बेंड कर दिया, राइट. जैसे ऐसे यहां से आ रही थी लाइट, आप यहां पे हो, इस गैलेक्सी को देखना है, लाइट आ रही थी, पर इस गैलेक्सी की वजह से लाइट बेंड हो जाएगी, है ना. तो इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग. और कभी कभार ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट गैलेक्सीज. जैसे इस गैलेक्सी के बारे में शायद हमें ना पता चलता अगर इसमें इतनी लाइट ना होती. मान लो कुछ गैलेक्सीज हैं जिनमें इतनी लाइट नहीं होती. इस गैलेक्सीज के बारे में हमें ना पता चलता अगर ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग ना होती. वो छोड़ो, मान लो यहां पे स्टार्स नहीं थे, यहां पे एक बहुत बड़ा प्लैनेट था, ठीक है. अब प्लैनेट तो लाइट एमिट करता नहीं है, तो ये प्लैनेट आप ना देख पाते अगर ग्रेविटेशनल लेंसिंग ना होती. तो यूनिवर्स में मैटर कहां कहां पे है वो डिटेक्ट करने में ना ग्रेविटेशनल लेंसिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. इट प्रोब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर इन गैलेक्सीज. कहां कहां मैटर है, क्योंकि जहां जहां मैटर होगा वहीं लाइट बेंड होगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. एंड क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज. इट अलाउज रिसर्चर्स टू स्टडी द डिटेल्स ऑफ अर्ली गैलेक्सीज फार अवे. ठीक है. नाउ ये जो हमारा टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप है, ये इंडिया का ही एक इनिशिएटिव था, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप. ये पुणे में है. तो ये जो हमारा टेलीस्कोप है, इसके बारे में जो डिटेल्स है वो आप देख लेना, रटने वाली डिटेल्स है, यानी कि ये कहां पे लोकेटेड है, क्या टेक्नोलॉजी इसमें यूज हो रही है, वगैरह वगैरह. ऑलराइट. और हम मूव ऑन कर जाते हैं नेक्स्ट न्यूज आइटम पे, विच इज न्यू एक्सोप्लैनेट डिस्कवर्ड. नासा on 11 January announced that James Webb Space Telescope has discovered its first new exoplanet and have labeled this planet as LHS 475b. ना ध्यान से सुनना, एक्सोप्लैनेट क्या होता है? जो प्लैनेट्स आपके सोलर सिस्टम के बाहर हैं उन्हें आप एक्सोप्लैनेट कहते हो. बस आपके सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम के बाहर प्लैनेट्स को आप एक्सोप्लैनेट कहते हो. ना सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स को डिस्कवर करना मुश्किल है, क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया ना आपको
कि लाइट नहीं एमिट करते प्लैनेट्स, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप देख ही नहीं सकते उन्हें, है ना। पर बहुत सारी और टेक्निक्स यूज की जाती हैं एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर करने में, वरना मुश्किल है एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर करना, क्योंकि लाइट तो वो फेंकता नहीं है। स्टार देखने तो आसान है, प्लैनेट देखने बड़े मुश्किल है, लाइट ही नहीं है उनमें, है ना। खैर, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है और इस एक्सोप्लैनेट का नाम इन्होंने दिया है LHS 475b। अब ये जो एक्सोप्लैनेट है, इट इज 41 लाइट ईयर्स अवे। तो जितना समय लाइट को 41 ईयर्स, जितना डिस्टेंस लाइट 41 ईयर्स में कवर करेगी ना, उतना दूर है ये प्लैनेट। क्लियर? नाउ इसके बारे में जान लेते हैं, ये जो प्लैनेट डिस्कवर करा है ये क्या है। It is roughly the same size as Earth, as its diameter is 99% same as Earth. It is a terrestrial rocky planet about 41 light years away, और ये किस constellation में पाया गया? Constellation Octans में, नाम याद रखना है। It differs from Earth in that it completes an orbit in just 2 days. ये जिस स्टार के चक्कर लगा रहा है ना, जैसे अर्थ सन के चक्कर लगा रहा है, वैसे ही LHS जिस स्टार के चक्कर लगा रहा है, ये वो चक्कर 2 दिन में ही पूरा कर देता है। ठीक है? एंड इज hundreds of degrees hotter than Earth. अर्थ से ज्यादा गर्म है। इट इज ऑल्सो क्लोजर टू इट्स स्टार देन एनी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज टू सन। तो मरकरी जितना सन से दूर है ना, ये उससे भी कम दूर है। ये मतलब अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है, तभी तो गर्म है बहुत ज्यादा। और इसका जो स्टार है ना, वो हमारे सन की तरह नहीं है। इसका जो स्टार है वो रेड ड्वार्फ स्टार है। अब रेड ड्वार्फ स्टार्स कौन से होते हैं? ये बहुत छोटे स्टार्स होते हैं, सन से भी छोटे स्टार्स होते हैं, और ये बहुत ज्यादा डिम होते हैं, इनमें ज्यादा लाइट नहीं होती। हमारे सन में तो फिर भी बहुत लाइट है। रेड ड्वार्फ स्टार्स एक तो सन से बहुत छोटे होंगे और इनमें लाइट बहुत कम होगी। फिर भी इतना तो है कि इस अर्थ साइज प्लैनेट को इसने अपनी ग्रेविटी में बांध लिया और ये उसके चक्कर लगा रहा है। So far, most of the discovered exoplanets are similar to Jupiter, as Earth-sized planets are much smaller in size and harder to discover. ठीक है? अभी तक जितने भी प्लैनेट्स आपको मिले हैं ना, एक्सोप्लैनेट्स, वो बहुत बड़े मिले हैं, जुपिटर जितने बड़े मिले हैं। उसका कारण है बड़े प्लैनेट्स ढूंढना आसान है, छोटे प्लैनेट्स, अर्थ जितने प्लैनेट ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। खैर, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? These first observational results from an Earth-sized rocky planets open the door to many future possibilities for studying rocky planets' atmospheres. Its red dwarf star is less than half the temperature of Sun. Sun से कम temperature है, so the researchers are expecting that it still could have an atmosphere. ठीक है? अब exoplanets क्या होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। अभी तक नासा ने 5000 तक के exoplanets डिस्कवर कर लिए हैं, पर जैसा मैंने आपको बताया एक्सोप्लैनेट्स ढूंढने बड़े मुश्किल है, डायरेक्टली तो आप उन्हें देख नहीं सकते। तो इसीलिए रिसर्चर्स ने ना कुछ टेक्निक्स डिवॉल्व की हैं एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने के लिए। वो टेक्निक्स क्या है? ट्रांजिट मेथड। देखो, जो भी प्लैनेट होगा ना, वो उसका अपना ही सोलर सिस्टम है, वो अपने किसी स्टार के अराउंड चक्कर लगा रहा है। ठीक है? तो जो आपके टेलीस्कोप्स है ना, वो स्टार को देखते हैं, और जब भी प्लैनेट, जो एक्सोप्लैनेट है, वो आपके टेलीस्कोप और उस स्टार के बीच में आ जाता है, तो स्टार की लाइट डिम हो जाती है आपके टेलीस्कोप में। जैसे आप यहां से टेलीस्कोप पे देख रहे हो, वो स्टार आपको दिख रहा है, आप देखते हो कुछ समय में ना स्टार की लाइट जो आप तक पहुंच रही है वो डिम हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपके टेलीस्कोप और स्टार के बीच में प्लैनेट आई जा रहा है बार बार, है ना। तो इस तरीके से आप ढूंढते हो, उसे ट्रांजिट मेथड कहते हैं। दूसरा है ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग। उस स्टार से जो लाइट आ रही है, ये प्लैनेट उसे हल्का सा बेंड कर देता है ना, क्योंकि प्लैनेट की इतनी ग्रेविटी नहीं होती ना जितनी स्टार की होती है, इसीलिए माइक्रो लेंसिंग कहा जाता है। अभी तो हमने करा है लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग से आप मैटर डिस्कवर कर लेते हो। तो इन दोनों टेक्निक से आप डिस्कवर करते हो। बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सोप्लैनेट्स क्या है? एक होते हैं टेरेस्ट्रियल एक्सोप्लैनेट्स, जो जिनका सरफेस होता है रॉकी, ठीक है, जैसे अर्थ, वीनस, मार्स वगैरह। नेपट्यून लाइक प्लैनेट्स, जो नेपट्यून के जितने साइज में हैं। सुपर अर्थ, जो अर्थ जैसे एटमॉस्फेयर के हैं, अर्थ जैसे टेरेस्ट्रियल हैं, पर बहुत बड़े हैं। अर्थ तो छोटा है ना, अर्थ से साइज में बहुत बड़े हैं, पर हैं अर्थ जैसे। और एक होते हैं गैस जायंट्स, जो प्लैनेट्स गैस के बने हुए हैं, सरफेस उसमें इतना नहीं है, जैसे कि जुपिटर और सैटर्न। तो ये 4 टाइप के एक्सोप्लैनेट्स होते हैं। ऑलराइट,
Why discover exoplanets? Exoplanets क्यों डिस्कवर होने चाहिए? वेल सिंपल से रीजन है, आपको और प्लैनेट्स मिलेंगे, आप ये भी देख सकते हो कि लाइफ पॉसिबल है किसी और प्लैनेट पे। एलियंस की डिस्कवरी तो हम सब चाहते हैं, तो हम ऐसे प्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं, एक्सोप्लैनेट्स, जो अर्थ लाइक है, क्योंकि वहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो उन प्लैनेट्स को हम कहते हैं दे लाई इन गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन कौन सा जोन होता है? हैबिटेबल जोन। वो प्लैनेट उस जोन में है जहां लाइफ पॉसिबल है, लिक्विड वाटर पॉसिबल है। ठीक है, तो आप गोल्डीलॉक्स जोन ढूंढ रहे हो और उनमें अर्थ लाइक प्लैनेट्स ढूंढ रहे हो। ठीक है, और इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, लेक्चर के बाद इसी लेक्चर से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, कुछ एमसीक्यूज दूंगा। इन एमसीक्यूज के आंसर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देने हैं। ऑलराइट, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वीनस। Venus, like Earth, takes more time to rotate on its axis than it takes to complete one revolution around Sun. Okay? Venus is the hottest planet in our solar system since it is the closest planet to Sun. Which of the above statements is correct? Only one, only two, both, neither. Question 2. Consider the following statements. A genome is a complete set of genetic material in an organism. Okay? A proteome is a complete set of RNA molecules that are produced by the genetic material of an organism. कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, ओनली टू, नाइदर, बोथ, नाइदर. ऑलराइट, and with that we conclude today's lecture. Thank you so much for watching guys, and I hope it added some value to your preparation. बाकी अगर आपके कोई doubts होते हैं, we'll be happy to entertain them all. Alright then, that's it from my side guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.